जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका स्वागत है। आगामी आने वाली 67वीं बीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए मिक्स क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बनाई गई है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ लगातार लाता रहूँगा। पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे तरह से देखिए, क्योंकि परीक्षा के लिए पूरा अगर आप देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, तो हमें यकीन है कि निश्चित यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार विशेष है। तो बिहार विशेष में क्या है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, इससे सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो जैसे देखिए इसमें दिया है चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जो है इस बार बिहार बजट जो प्रस्तुत किया गया है, बिहार में जल संसाधन मंत्री भी संजय झा हैं ने बताया कि वर्ष 2022 के अंत तक बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ने की योजना को पूर्ण कर लिया गया है। यानी बागमती को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा और ये जो है ये मतलब नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। इससे पहले कोसी मेची लिंक भी जो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत हिस्सा रह चुका है। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना 4 जिलों को सीधी लाभ मिलेगा। तो ये बता दूं कि तिरहुत प्रमंडल, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर का जो एरिया है, ये सब जो इस चारों राज्य को सिंचाई के लिए बहुत बड़ा बृहत स्तर पर लाभ मिलेगा। साथ साथ जो है 2 चरणों में किया जाएगा। शिवहर जिला व बेलवाधार जिला में इस योजना पर काम फिलहाल चल रहा है। चलते हैं आगे। बिहार की प्रस्तावित दूसरी नदी जोड़ो जो है कोसी मेची लिंक, अभी मैंने जिक्र किया था कोसी मेची लिंक का। तो केंद्र से क्लियरेंस मिल चुका है कोसी मेची लिंक का, और ये जो है सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, यानी बिहार का जो पूर्वी बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, वहाँ जो है ये कोसी, चूँकि कोसी नदी बहती है, कोसी और महानंदा विशेषकर, तो वहाँ जो है ये कोसी लिंक, उसमें लगने वाले ज़िले आपको पता होंगे, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, ये पूर्वी बिहार का हिस्सा है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बार बार इस तरह से ज्योग्राफिकल भी पूछ दिया जाता है कि कोसी मेची लिंक से लगने वाले जिलों की संख्या बताइए, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो कोहरा, ये जो है चंद्रावत लिंक, जिसको कोसी गंगा लिंक भी कहते हैं, बागमती गंगा, पुनपुन, हरोहर, ये सब प्रस्तावित है। पुनपुन, हरोहर, बूढ़ी गंडक, नून बाया केंद्र को सुपुर्द किया जा चुका है। बूढ़ी गंडक, नून बाया, यानी इसकी 100% जो है मतलब फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, देश में पूरी तरह से चालू नदी जोड़ो परियोजना में गोदावरी, कृष्णा पेन्नार, नागार्जुन सागर, सोमशिला, केन बेतवा, कावेरी बैगाई गुंडर और पोलावरम विजयवाड़ा सभी जो है अभी निर्माणाधीन है। इससे पहले नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो पूर्व में बन चुकी हैं उनका तो बात छोड़ दीजिए, वो सभी लिंक्ड हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो है गोदावरी, कृष्णा पेन्नार, नागार्जुन सागर जो है, केन बेतवा जो है, कावेरी बैगाई जो है, पोलावरम विजयवाड़ा जो है, ये सभी बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्माणाधीन है। तो उसमें अगर ऑप्शन अगर आपको दे देता है कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार या पोलावरम विजयवाड़ा, तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होगा। या बीपीएससी जिस तरह के आंसर सेट करता है वो आपको पता लग जाएगा, उसी के अकॉर्ड आपको उत्तर देना है। चलते हैं आगे। ईरान ने, अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है, मैंने पहले बोला था कि मिक्स क्वेश्चन है और आपको बार बार देखना है। आईआर से मैंने आईआर पे एक बार पहले वीडियो भी बना चुका हूँ इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर, और यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ प्रश्न हैं, इनको ध्यान देने रहने की जरूरत है। ईरान ने लॉन्च किया नूर 2 सैनिक उपग्रह, नूर 2 सैनिक उपग्रह जो है ईरान ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है चर्चा में क्यों है नूर 2। तो चर्चा में हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स जो है, जिसको IRGC कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे फुल फॉर्म पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि फुल फॉर्म से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अगर कहीं से भी यह पूछ दिया गया कि IRGC क्या है, तो IRGC जो है ये आपको एक सैन्य उपग्रह है, ठीक, जिसका क्या फुल फॉर्म है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स। कहाँ पर है, तो ईरान में सक्रिय है, ये याद रखना है। पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है यह काम करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बारे में और दिया हुआ है कि ये जो है मतलब इसका मुख्य बिंदु क्या है कि यह ईरान का दूसरा सैन्य उपग्रह है। इससे पहले जो है 2020 में, अप्रैल 2020 में आप लोग जानते होंगे, ठीक ना,
पहला नूर सैन्य उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर लंबी कक्षा में लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च ईरानी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। तो ये पूछेगा कि वर्तमान में जो है 2022 में कौन सा सैटेलाइट जो है सैनिक यानी रक्षा के लिए किया गया है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के लिए किया गया है, तो आप क्या कहिएगा, नूर 2। किसने लॉन्च किया है, तो सऊदी अरब दे देता है ऑप्शन में, इराक दे देता है, ईरान देता है, तो इस्लामिक कंट्री सब के सब रहेंगे, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका ईरान उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं। पाकिस्तान के अलावा यूएई भी शामिल हुआ FATF लिस्ट में। तो याद रखिएगा FATF ग्रे लिस्ट जो है, जिस पे शंका होती है वैसे देश को बनाया जाता है जहां अन्य आतंकी गतिविधियां कार्यरत होती हैं। हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है FATF की कार्यबल की बैठक हुई थी। वहां पर जो है सऊदी अरब को जो है FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के का नाम भी इस ग्रे लिस्ट से हटाया नहीं गया है, बल्कि जून 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। 1.5 या 2 साल की अवधि तक शायद रहता है, इसकी पूर्ण जानकारी मुझे अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसकी मतलब छोटी कार्य अवधि होती है। अगर उस बीच में अगर आप में सुधार नहीं आया तो इस कार्यकाल को बढ़ा भी दिया जाता है। ठीक है, FATF के विषय में मैं बता दूं कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट पैनल है ये, जो काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए नीतियां बनाता है। लेकिन 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 से जो है इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया। आतंकवाद को धन मुहैया कराने के लिए मेनली जो है FATF लिस्ट में डाला जाता है, जिससे कि देश में पूरे मुल्क में शांति बनी रहे। इसके कारण जो किया जाता है, FATF लिस्ट में आने के बाद आप किसी भी तरह की गतिविधि, एक्स्ट्रा गतिविधि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका सचिवालय जो है पूछेगा FATF का सचिवालय कहाँ है, तो पेरिस में है। FATF की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। 2001 से जो है इसको विस्तारित किया गया था और इसको मेनली जो है इस पर आतंकी गतिविधि को विशेष तौर पर जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका ने रूस से ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच टक्कर है अप्रत्यक्ष तौर पर। शीत युद्ध का मामला जो है 1948 से ही चल रहा है, जो अभी भी टक्कर में यूक्रेन विवाद आप देख सकते हैं। तो अमेरिका ने 8 मार्च 2022 को रूस से ऊर्जा आयात पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका मुख्य बिंदु देखिए क्या है कि अमेरिका प्रतिबंध में रूसी तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LPG और कोयला दोनों शामिल है। रूर प्रदेश के अलावा जो है रूस में भी कोयला का भंडार पर्याप्त रूप से और नेचुरल गैस भी है रूस के पास। ठीक, अमेरिका अपनी ज़रूरत का करीब 8 से 10% तेल जो है रूस से आयात करता था, जिस पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है, तो वहीं रूस संयुक्त रूप से कच्चे तेल और जिसको ब्रंट क्रूड ऑयल कहते हैं और तेल उत्पादों के मामले में दुनिया का शीघ्र निर्यातक है। लगभग 70 लाख बैरल, एक बैरल में 159 लीटर होता है और 70 लाख बैरल का अर्थ समझ जाइए कि यह विश्व की आपूर्ति का अकेले 7% एक्सपोर्टर था। ठीक, और अमेरिका के छोड़ने से जो है कहीं ना कहीं इसको घाटा होगा। ठीक है, त्रिपुरा में महिलाओं को आरक्षण। ठीक, तो बिहार के तर्ज पर ही जो है त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात की है। ठीक है, त्रिपुरा में जो है अभी विप्लव देव की सरकार है, 4 साल पूरा हो गया है। एक दिवसीय दौरे पर जो है अमित शाह ने माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए वहां गए हुए थे और वहीं रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में दिया जाएगा। ठीक है, सिक्किम से शुरू होगी अम्मा और वाहिनी योजना। तो अम्मा और वाहिनी योजना की क्या विशेषता, इस पर गौर कर लीजिए। हाल ही में सिक्किम सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए वाहिनी योजना शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि विशेषकर नारी सशक्तिकरण की एक पहल है। जेंडर गैप को घटाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक, और जो है यह बहुत अच्छा स्थिति है, जो है जेंडर गैप में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए ऐसा किया गया है। और सिक्किम सरकार ने गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए वाहिनी योजना। ये पूछ सकता है कि अम्मा और वाहिनी में वाहिनी का संबंध किससे है, तो देगा कि कामकाजी महिला से, बालिकाओं के शिक्षा से, या कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बालिका से जुड़ी समस्याओं को ही, छात्राओं से जुड़ी समस्या को स्पेशल इसमें ध्यान रखा जाए। ठीक है, अम्मा योजना के तहत सभी गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये तथा वाहिनी योजना के तहत कक्षा में 9 में पढ़ने वाली सभी छात्रों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। ठीक है,
इन योजनाओं को इसी साल लागू किया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये किसको? गैर कामकाजी महिलाओं को। ये पूछ सकता है अम्मा योजना के तहत जो है महिलाओं को कितने रुपए देने की बात की है? तो 20,000 रुपये देने की बात की है। किस सरकार की योजना है? तो आप क्या कहिएगा कि ये जो है सिक्किम सरकार की योजना है। ठीक है। और त्रिपुरा में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है कितना? 33% दिया जा रहा है। ये पूछ सकता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो अभी चर्चा में था, अमित शाह वहाँ गए हुए थे, तो ये मंदिर कहाँ है? तो त्रिपुरा में। ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट का भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर, याद रखिएगा, अभी भारत जो है सोशल मीडिया से लेकर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हब बना हुआ है। तो तेलंगाना सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट संयुक्त रूप से हैदराबाद डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। ठीक है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का ये सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर है। ठीक है। चलिए, आईटी सिटी के नाम से याद रखिएगा, आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है कौन? हैदराबाद शहर। कंपनी इस सेंटर पर आगामी 15 सालों के दौरान 15,000 करोड़ निवेश करेगी। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 15 साल के दौरान 15,000 निवेश कर रही है। यह नया डेटा सेंटर एडवांस डेटा सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन देगा, जो उद्यमों यानी उद्यमियों और स्टार्टअप डेवलपर्स, शिक्षा, सरकारी संस्थानों की मदद करेगा। उद्यमी का समझ के स्टार्टअप्स जो नए उद्यम को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक। डेवलपर्स यानी उसको विकास करना, शिक्षा और सरकारी संस्थान यानी बहुउद्देशीय है ये। ठीक। अब कौशल मातृत्व योजना, कौशल मातृत्व योजना जो है ये अभी चर्चा में बना हुआ है। 8 मार्च 2022 को जो है हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौशल मातृत्व योजना शुरू की है। ठीक है। इसका मुख्य बिंदु देख लीजिए कि इस योजना के तहत जो है, इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है, जिसमें बच्चियों को पालन पोषण में मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा कि इसके बारे में अगर पूछा जाए कि कौशल मातृत्व योजना क्या है, तो कौशल मातृत्व योजना क्या है कि आप इसके जरिए जो है माताओं को स्पेशली लाभ मिलेगा, और वैसी माताओं को लाभ मिलेगा जिसके तहत द्वितीय पुत्री को जिसने जन्म दिया है, यानी महिला की संख्या को लगातार यानी बेटियों की संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। और 5,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, एक ही बार में दिया जाएगा, जिससे बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिले। ठीक है। चल, CISF ने 53वां स्थापना दिवस मनाया था। तो भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के लिए क्या हुआ था कि पहली बार जो है औद्योगिक क्षेत्र को सुविधा देने के लिए जो है CISF की स्थापना की गई थी। 6 मार्च 2022 को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। CISF एक अर्धसैनिक बल है। भारत में अर्धसैनिक बल भारत के किसी भी आंतरिक मामलों में लगाई जा सकती है, जिसमें सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा की दृष्टि से CISF का गठन 1969 में किया गया था। यह देश में आंतरिक सुरक्षा और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, जैसे मेट्रो हो गया, परमाणु संस्थान हो गया, ऐतिहासिक धरोहर हो गया, या पेट्रोलियम कोई भी संस्थान है जैसे डिगबोई में है, या NTPC कहलगांव हो गया अपने बिहार में है, या बरौनी में है, यहाँ सारे जगह क्या है CISF के कैंप है और CISF यहाँ प्रोटेक्शन देती है। ठीक, आगे चलते हैं। निधन है, देखिएगा ये पूछा जाता है, इससे अक्सर प्रश्न, कोई भी चर्चित व्यक्ति होते हैं तो रफ़ीक तरार 7 मार्च 2022 को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का लाहौर में निधन हो गया। वे 92 साल के थे। ठीक, चलते हैं आगे। वह 1997 से 2001 तक पाकिस्तान में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के पद पर थे। 1991 से 94 तक वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी रहे, और इससे पहले वो 89 से 91 तक जो थे लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ दिवस हैं महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, तो ये 10 मार्च 2022 को जो है सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। ठीक है, मुख्य बिंदु देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2021 को जो है एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें प्रत्येक 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस की घोषणा का संकल्प लिया गया था। ठीक है, चलते हैं अन्य बिंदु पर, इसमें ध्यान देते हैं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। ठीक, इसमें याद रखिएगा कि इंदिरा बनर्जी हैं, न्यायमूर्ति हिमा कोहली हैं, न्यायमूर्ति
बीबी नागरत्ना है, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी हैं। तो याद रखिएगा कि ये 4 महिलाओं का पैनल है। और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक एक भी महिला जो है सुप्रीम कोर्ट की CJI नहीं बनी है। अभी तक एक भी महिला CJI नहीं बनी है, ये ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, लेकिन हाँ उम्मीद किया जाता है कि इस बार पैनल में सीनियरिटी के हिसाब से बनाया जा सकता है, जो बहुत बड़ी बात होगी। नो स्मोकिंग डे, 9 मार्च 2022 को विश्व भर में नो स्मोकिंग डे मनाया गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आगे है, यह प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसे पहली बार 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया था। याद रखिएगा, यह पूछ सकता है कि नो स्मोकिंग डे की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार कहाँ मनाया गया था, तो 1984 में हुआ था, आयरलैंड में मनाया गया था। ठीक ना, इस बार कब मनाया गया, तो 9 मार्च 1922 को। कब मनाया जाता है, तो दूसरे बुधवार को। तो 3 के 3 प्रश्न आ सकते हैं। तो 9 मार्च 2022 को इस बार दूसरा बुधवार हुआ था सप्ताह का। ठीक, पहली बार 1984 में मनाया गया था और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया था। चलते हैं आगे। चलिए आगे है, कब खेल से रिलेटेड बिंदु है और इसका थीम दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। अन्य बिंदु में थीम भी अक्सर पूछा जाता है। 2022 में नो स्मोकिंग डे का थीम क्या था, ट्वीट योर वे। ठीक, चलिए। रविंद्र जडेजा बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। तो फिर से जो है नई टेस्ट रैंक जारी हुई है और रविंद्र जडेजा का लगातार प्रदर्शन अच्छा है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन, 175 रन और 9 विकेट के बाद जो है भारत के रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए। इससे पहले वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर इस रैंक पर थे और जैसन होल्डर को पीछे करके रविंद्र जडेजा नंबर 1 वर्ल्ड के ऑलराउंडर बन गए। ये और 1 सप्ताह तक रहे थे। भारत ने पहला टेस्ट पारी में 222 रनों से जीता और जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशाने जो हैं ये पहले स्थान पर हैं। लबुरोन जो है ये गलत लिख दिया गया है, लबुशाने होगा। ठीक ना, पहले स्थान पर हैं। वहीं इंग्लैंड के कप्तान के रूप में जो टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं वो जो रूट है। ठीक है, जो कि स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर हैं। वही अपने विराट कोहली जो हैं 5वें स्थान पर चले गए लगातार खिसक के। ठीक, इसके अलावा गेंदबाजी रैंकिंग में पैट कमिंस को पहला स्थान है और रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इसी तरह जो है लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ फिर आगे हाजिर होंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। लगातार इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू को देखते रहिए और जीएस सॉल्यूशन चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके इम्पोर्टेंस को देखते हुए लगातार इस वीडियो को ध्यान में रखा जाता है। और ये याद रखिएगा कि परीक्षा जो है वो आपको, वो जो अब ट्रेंड चला हुआ है वो आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि अब जो है पढ़ाई का वो समय नहीं रहा है जो आप इसे हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और आपको उसी तरह से मेहनत करनी होगी। ठीक है, धन्यवाद।